नमस्कार दोस्तों। मशहूर शायर वसीम बरेलवी का एक बहुत पुराना शेर है। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। प्रधानमंत्री मोदी ने कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान संसद में लगभग 100 मिनट का भाषण दिया। 100 मिनट के भाषण में झूठ की ऐसी इमारत खड़ी की गई है, झूठ के बुनियाद पर सच को दरकिनार करके कि अगर उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो लगेगा प्रधानमंत्री की यह फितरत है, सच को दरकिनार करना और झूठ को डंके की चोट पर संसद से लेकर लाल किले तक कहना, झूठ के झंडे फहराना। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले मेरी स्क्रीन पर दो आपको ट्वीट्स दिख रहे होंगे। एक ट्वीट है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, दूसरा ट्वीट है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। 32 सालों के अपने करियर में, पत्रकारिता के करियर में, दो सूबे के मुख्यमंत्रियों को इस तरह से तू तड़ाक की भाषा में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बात करते हुए मैंने नहीं देखा, ना सुना। हालांकि ट्विटर 30 साल पहले नहीं था, लेकिन फिर भी क्या है इस ट्वीट में और क्यों यहां से शुरू कर रहा हूं, यह आपको पहले सुनिए ट्वीट, उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या झूठ बोला उसको गौर से सुनिए। यह सुनना समझना आपको जरूरी है। कल हुआ यूं कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विपक्ष की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया, कांग्रेस और केजरीवाल की सरकारों को, कि कोरोना काल में कैसे इन सरकारों ने मजदूरों को दिल्ली या महाराष्ट्र छोड़ने के लिए प्रेरित किया, उनके लिए इंतजाम किया, या लाउड स्पीकर से दिल्ली सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया कि आप लोग यहां से छोड़कर चले जाओ, अपने अपने इलाके में चले जाओ, या कुछ बसों से कहीं दूर तक पहुंचाकर उन्हें छोड़ दिया गया, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। और जो कुछ हुआ, श्रमिकों के लिए जितने इंतजाम हुए, पलायन करने वाले मजदूरों के लिए, अगर उनकी भलाई के लिए जो भी काम हुए, सिर्फ मोदी की सरकार ने या बीजेपी सरकार ने किए। अपने भाषण में प्रधानमंत्री लगातार टारगेट करके वो बातें कहते रहे जिसका सच से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, जिसमें कोरोना काल में पहले दौर में मजदूरों के पलायन की वो तस्वीरें, पलायन की वो दहला देने वाली घटनाएं, हादसे, उन सब को दरकिनार करके, उन सब पर पर्दा डाल के, लीपापोती करके प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी वाहवाही करते रहे। और उसके बाद नाराज अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, उससे पहले योगी का उकसाने वाला ट्वीट। तो गौर से सुनिए और उसके बाद पोस्टमार्टम कि प्रधानमंत्री ने झूठ क्या क्या बोला। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद अरविंद केजरीवाल का बौखलाना वाजिब था, लाजमी था। अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री के भाषण के एक टुकड़े को ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कल रात 8:21 पर लिखा ट्विटर पर कि पीएम का बयान झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके प्रति पीएम संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना पीएम को शोभा नहीं देता। और एक दूसरा किसी का, कोई अभिजीत दीपके नाम के शख्स का एक ट्वीट था जिसको अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया, जिसमें पीयूष गोयल के हवाले से 20 जून 2020 को यह क्रेडिट पीएम को दिया गया था, जिसमें एक वीडियो दिख रहा है जिसमें प्रधानमंत्री श्रमिक स्पेशल से घर पहुंची एक महिला से संवाद कर रहे हैं और पूछ रहे हैं आप कैसे पहुंचे। महिला बता रही श्रमिक स्पेशल से पहुंचे। तो उस ट्वीट में अभिजीत दीपके ने लिखा कि श्रमिक स्पेशल का श्रेय लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी कैसे श्रेय ले रहे हैं। संसद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मजदूरों को घर भेजने के लिए ब्लेम करते हैं, लेकिन मजदूरों के सामने क्रेडिट लेते हैं। इस ट्वीट को रीट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब उसके बाद बौखलाहट बीजेपी में हुई। चूंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, ये उन्हें मंजूर नहीं कि कोई प्रधानमंत्री पर चोट करे, भले प्रधानमंत्री झूठ दर झूठ कुछ भी बोले, किसी पर कोई भी आरोप लगाए। तो योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट आया 10:56 पर कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद दूसरा ट्वीट फिर योगी ने किया 10:59 पर, जिसमें उन्होंने कहा सुनो केजरीवाल, ये सड़क छाप भाषा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता पीड़ा से करा रही थी उस समय अपने कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया।
छोटे बच्चों महिलाओं को आधी रात में अपनी यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अमानवीय काम किया, आपको मानवता द्रोही कहें या डॉट डॉट डॉट। बाकी तो चलिए आरोप राजनीति में लगते हैं, लेकिन सुनो केजरीवाल एक मुख्यमंत्री के लिए दूसरे मुख्यमंत्री का यह संबोधन ये क्या कहता है। उसके बाद ट्वीट द ट्वीट, 3 और ट्वीट योगी आदित्यनाथ के 11:04 पर भी हैं, जिसमें छोटे बच्चों और महिलाओं को उसी तरह से छोड़ा गया, ये सब जो भी उन्होंने कहा। उसके बाद 3-4 ट्वीट के बाद तब बौखलाहट हुई आम आदमी पार्टी की, और उससे पहले आम आदमी पार्टी में लगातार ये ट्विटर पर तरह तरह से जो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकारों के दौरान जो पलायन हो रहे थे या जो परेशानियां थी मजदूरों की, वो सब ट्विटर पर लिखा जा रहा था। तो 11:26 पर अरविंद केजरीवाल ने योगी की भाषा में ही योगी को जवाब दिया। सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। यह अरविंद केजरीवाल ने सुनो योगी करके लिखा। अब ये भाषा, पहले तो ये भाषा और उसके बाद तथ्य कि क्या सिर्फ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की नाकामी थी या योगी आदित्यनाथ की सरकार और मोदी सरकार की नाकामियों का इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि 1000 पन्ने उस पर लिखे और सबूत के साथ, तथ्य के साथ दुनिया के सामने रखे जा सकते हैं। अलग बात है कि प्रधानमंत्री 100 मिनट के भाषण में लगातार अपनी वाहवाही और पीठ थपथपाकर दूसरों को दोषी ठहराते रहे। उसके बाद एंट्री हुई आम आदमी पार्टी के सांसद जो है राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की। संजय सिंह ने 10:35 पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को उनकी सरकार में जो महामारी में भ्रष्टाचार हुआ, ऑक्सीमीटर महंगा बिका और जो भी सिलेंडर खरीदने के लिए 50-50 हजार खर्च करने पड़े, ये सब लिखा। और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया 11:51 पर, चूंकि बौखलाहट दोनों खेमे में बढ़ने लगी थी, उसी भाषा में सुनो योगी। और फिर उन्होंने कहा, क्या यह सच नहीं कि आपकी सरकार ने शमशान में दलाली खाई, ब्ला ब्ला ब्ला, मुफ्त ऑक्सीजन में लोगों की गिरफ्तारी हुई, ऑटो वाले की, जो भी है। उसके बाद फिर एक ट्वीट किया संजय सिंह ने, अब 2 कदम और आगे बढ़े। सुनो आदित्यनाथ, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी भाषा मुख्यमंत्री की बजाय चौराहे छाप नेता की है? बात वहीं आ गई, सड़क छाप, चौराहा छाप नेता की। अब मैं कहूंगा कि संजय सिंह का यह कहना किसी मुख्यमंत्री के लिए सुनो आदित्यनाथ और तुम तड़क की भाषा, सीधा तुम कहना, गलत है। केजरीवाल ने भी कहा सुनो योगी, गलत है, लेकिन शुरुआत किसने किया? सुनो केजरीवाल। सुनो केजरीवाल ऐसे किससे बात करते हैं? सुनो, सुनो, सुनो तुमने, ये शुरुआत की योगी आदित्यनाथ ने, और योगी आदित्यनाथ ने शुरू की, दूसरे ने जवाब दिया, और उसके बाद उनकी पार्टी के बाकी लोग कूदे, और ऐसी छीछा लेदर हुई है रात 10 बजे से लेकर सुबह तक, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। लेकिन अच्छा ये हुआ उसी आरोप प्रत्यारोप में सबकी कलई खुली है। यूपी सरकार में, यूपी के कोरोना काल में, कोरोना नंबर 1, कोरोना नंबर 2, मतलब पहली लहर दूसरी लहर में जो कुछ हुआ, जितनी नाकामियां, लाशें तैरती रहना, ऑक्सीजन सिलेंडर का नहीं मिलना, बीजेपी विधायकों का गुहार लगाना, उनकी न सुनी जाना, और उसके बाद जितने मजदूरों के पलायन के दौरान उनकी त्रासदियों की सारी कहानी ट्विटर टाइमलाइन पर, योगी आदित्यनाथ के ट्विटर टाइमलाइन पर भी और अरविंद केजरीवाल के भी ट्विटर टाइमलाइन पर सब आ गया। सारी चीज, सारी कलई पोल पट्टी प्रधानमंत्री के भाषण से जो वाहवाही से शुरू हुई, अपनी वाहवाही से, अपनी पीठ थपथपाने से सारी चीज सामने आ गई। अब जरा आते हैं कि कोरोना काल में हुआ क्या था। कोरोना के पहले दौर में और दूसरी लहर के दौरान हुआ क्या था? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार, योगी सरकार, बीजेपी की सरकारें कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद में जी जान से जुटी थी? सारी व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से चल रही थी, अस्पतालों में सारे इंतजाम थे, ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं थी, जैसा कि संसद में भारत सरकार की तरफ से और यूपी विधानसभा में यूपी सरकार की तरफ से डंके की चोट पर बेशर्मी के साथ कहा जा चुका है? क्या ऐसी स्थिति थी? क्या सिर्फ विपक्ष की सरकारों ने मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया और केंद्र सरकार उनकी चिंता में दुबली हुई जा रही थी? जरा इस सच को परखिए। लापरवाही और बदइंतजामी हर सरकार की थी, दिल्ली सरकार की भी लापरवाहियां थी, महाराष्ट्र सरकार की भी लापरवाहियां थी, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही कहां थी? प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन की घोषणा की, ताली थाली बजवाने की घोषणा उससे पहले की,
क्या प्रधानमंत्री ने पर्याप्त समय दिया था? क्या प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार की तरफ से तैयारी की गई थी? क्या 7-8 दिन 10 दिन तक जो दिल्ली छोड़ना चाहे, जो घर जाना चाहे, जो मजदूर हैं, उनकी अगर बेचैनी है अपने परिजनों के पास जाने की, क्या इंतजाम इसके किए गए थे? नहीं किए गए थे। और उसके बाद दिल्ली से और देश भर से जो पलायन शुरू हुआ था, उसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ऐसी स्थिति भी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी, भले आप सिर्फ कल अपने भाषण में कांग्रेस और बाकी सरकारों की नाकामियां गिनाते वक्त 23 बार आप नाम ले लें नेहरू का और कांग्रेस की सरकारों की नाकामियों का, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, उस समय सरकार आपकी थी जब पैदल सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके मजदूर निकले थे। पंजाब से जो मजदूर निकले थे, वहां केजरीवाल का शासन नहीं था और वहां केजरीवाल ने अनाउंस करके उनको बाहर नहीं भेजा था। महाराष्ट्र से जो मजदूर निकले अपने घरों की तरफ, यह कह देना कि उनके लिए टिकट का इंतजाम किया, टिकट का इंतजाम नहीं होता तो भी मजदूर पैदल चल पड़े थे। हमने वो तस्वीरें देखी थी। मैं यहां NH-24 पर 25 तारीख से लगातार मजदूरों के पलायन की तस्वीर देख रहा था। पैदल चलते मजदूर, गर्भवती महिलाएं, 70 साल की महिला, 80 साल का बुजुर्ग, 8 साल के, 6 साल, 4 साल, 3 साल के बच्चों को गोद में लेकर या हाथ पकड़ के जाते लोगों के काफिले, ये मैंने देखे थे, पूरे देश ने देखा था और मीडिया में लगातार ऐसी तस्वीरें आई थी। तब प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब बहुत लानत मलामत हुई, पैदल जाती हुई वो तस्वीरें, यूपी की तरफ पलायन की वो तस्वीरें जब सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर आई, तब योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि 1000 बसों का हम इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि कोई उपाय नहीं था। लोग पैदल मरने लगे थे सड़कों पर। वही वो वक्त था जब वो ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही थी। एक महिला अपने बच्चे को एक सूटकेस पर लिटाकर ले जा रही है, कोई अपनी बुजुर्ग मां को कंधे पर लेकर जा रहा है, कोई अपने 2 बच्चों को गोद में लेकर जा रहा है। और वो तस्वीरें उस वक्त दुनिया ने देखी जो 100 किलोमीटर नहीं, 200 किलोमीटर नहीं, 1200 किलोमीटर का सफर तय करके मजदूर अपने घरों की तरफ चले थे, क्योंकि उन्हें लगा था यहां फंस जाएंगे, खाने का कोई उपाय नहीं है, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, चलेगा कैसे, आजीविका कैसे चलेगी। उस भविष्य की चिंता में, आजीविका की चिंता में, परिवार की चिंता में मजदूरों ने घर छोड़ा था। उस पर बाकायदा विनोद कापड़ी एक फिल्म मेकर हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने बाकायदा एक फिल्म बना दी है। दिल्ली से सहरसा गए मजदूरों के साथ सफर तय करते हुए साइकिल से जाते हुए मजदूरों के हादसे में मौत हुई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से पैदल चले मजदूर 35 किलोमीटर का सफर तय करके रेलवे पटरी पर जब थक गए, उनके पास रोटियां थी और प्याज के टुकड़े थे, एक मालगाड़ी गुजरी, उन्हें झपकी आ गई थी थकान से और उसकी चपेट में 14 मजदूरों की मौत हो गई। रेलवे पटरी पर रोटियां बिखरी पड़ी थी और कुछ प्याज के टुकड़े थे। वो तस्वीर आज भी मेरे ज़हन में दर्ज है। क्या उसके लिए विपक्ष की सरकारें जिम्मेदार हैं और आप मुक्त हैं? ट्रेन के इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रधानमंत्री जी। और लॉकडाउन लगाने के फैसले से पहले यह इंतजाम करना कि लोग अगर जाना चाहें तो जाएं, एक समयबद्ध तरीके से, जो आपने बाद में किया, जो बाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली, बाद में देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें चली। क्यों चली? क्योंकि सड़कों पर जब वो काफिले लगातार देखे जाने लगे, मौतें होने लगी, ट्रकों की चपेट में आकर, बसों की चपेट में आकर, हादसों की चपेट में आकर, तब उसके बाद आपने ट्रेनें तो चलाई प्रधानमंत्री जी। यही फैसला अगर आपने पहले किया होता तो तस्वीरें देश ने नहीं देखी होती। दुनिया भर में लानत, मलामत, फजीयत हुई, विदेशी अखबारों में संपादकीय लिखे गए। यह अलग बात है, मीडिया इस दौर का है, मोदी युग का मीडिया है, जो सीधे प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर सवाल नहीं पूछ रहा था। तभी प्रधानमंत्री 100 मिनट तक संसद में भाषण देते हैं, अपनी महानता का बखान करते हैं और बाकी सारी सरकारों के कामों को खारिज करते हैं या जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं फिर कहूंगा, नाकामियां केजरीवाल सरकार की भी रही होगी। ऑक्सीजन की कमी दूसरी लहर में हर जगह थी, लेकिन क्या यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? प्रधानमंत्री जी, आज योगी कहते सुनो केजरीवाल, ये कौन सी भाषा है? किसने शुरुआत की इसकी? योगी आदित्यनाथ ने। जवाब केजरीवाल ने दिया। केजरीवाल को ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए, एक पक्ष है, लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य को मुख्यमंत्री को कहता है सुनो केजरीवाल, सुनो केजरीवाल या सुनो, ये कौन सी भाषा है? उसका जवाब फिर जो
आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, संजय सिंह ने भी अपनी भाषा में दिया है। मैं उनका भी ट्वीट देख रहा हूं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसी भाषा में संजय सिंह ने योगी सरकार की नाकामियां गिनाते हुए बहुत बातें कह दी है। अब सवाल उठता है, इसकी शुरुआत क्यों हुई? स्क्रीन पर आप दोनों तरफ आप संजय सिंह के ट्वीट्स देख रहे होंगे, जिसमें योगी सरकार के दौर में, दूसरी लहर के दौर में खासतौर से जो नाकामियां थी, ऑक्सीजन की कमी या बहुत सारी चीजें जो गलत तरीके से बेची जा रही थी, इलाज के लिए जरूरी उपकरण और दवाएं, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने सीधे तू तड़क की भाषा में योगी आदित्यनाथ के लिए लिख दिया। लेकिन मैं हर बार शुरू करने वाले को जिम्मेदार मानता हूं। शुरू किसने किया? शुरू अगर योगी आदित्यनाथ ने किया, तो क्या योगी आदित्यनाथ अपने गिरेबान में झांक सकते हैं कि यूपी में पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान क्या स्थिति थी? मेरे पास उस दौर के अखबारों की कतरनें, जो यूपी से अखबारें छपी थी, अखबार छपते हैं। क्या हुआ था यूपी में? इसलिए सुनिए मोदी जी और सुनिए योगी जी, सुनो मैं नहीं कहूंगा, ये भाषा मर्यादा के खिलाफ है। बहुत सारी कतरन है मेरे पास। अयोध्या की एक खबर है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, दैनिक जागरण की है, अखबार को मेंशन कर रहा हूं। मदद कीजिए, ऑक्सीजन की कमी से तड़प रही अयोध्या और कोरोना संकट में प्राण वायु की कमी मरीजों के लिए बन रही है जानलेवा, और मददगार गैर जिलों से ला रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से कैसे वहां लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, अस्पताल के बाहर भटक रहे हैं, तीमारदार कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ऐसी जानकारियां, खबरें भरी पड़ी है। एक और अखबार की खबर है, नवभारत टाइम्स की, स्क्रीन पर यह भी लगा रहा हूं, कतरन का सबका मैंने फोटोकॉपी रखा है। नेताजी अपने ही सिस्टम से हारे, अब ट्विटर पर लगा रहे हैं गुहार। खबर यूपी की है। और ब्रजेश पाठक, योगी सरकार में मंत्री, उनकी एक चिट्ठी वायरल हुई थी, जो अति गोपनीय चिट्ठी थी। पद्मश्री इतिहासकार योगेश प्रवीण को एम्बुलेंस मुहैया कराने में असफल होने के बाद बीजेपी के विधायक और प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी थी। उनकी चिट्ठी के बाद सत्ता के गलियारों में चर्चा हुई कि अब विपक्ष की क्या जरूरत है, सरकार ही ये कर रही है, क्योंकि उन्होंने लिखा कि वो एक एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाए। लखनऊ के मोहनलालगंज लोकसभा के सांसद कौशल किशोर ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रशासन को पत्र लिखा, निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगाए जाने का मुद्दा उठाया। यही नहीं, सांसद ने पंचायत चुनाव को रद्द कराए जाने के लेकर भी चुनाव आयोग से गुहार लगाई। सीएम को पत्र लिखकर चुनाव स्थगित करने की मांग की। ये चुनाव, उस समय पंचायत चुनाव हो रहे थे, उस दौर की बात है, लेकिन हालात की भयावहता को लेकर एक और विधायक प्रकाश द्विवेदी ने चिट्ठी लिखी। एक बीजेपी के नेता का बयान है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनीत अग्रवाल शारदा ने आगरा में भर्ती 2 करीबियों को इंजेक्शन न मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह को फोन किया। मंत्री ने उनसे अभद्र तरीके से बात की और योगी को टैग करते हुए ट्वीट किया, मंत्री जी से बहुत गंदा जवाब मिला, इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला है। ये बीजेपी का हाल है। उसके बाद एक बीजेपी एमएलसी सरोजनी अग्रवाल ने इसी तरह का ट्वीट किया। सीएमओ फोन नहीं उठा रहे हैं, विधायक को करना पड़ा ट्वीट। भदोई के औराई से विधायक, उनका एक खबर देख रहा हूं, दीनानाथ भास्कर। तो कितनी खबरें हैं, और इन सब के बीच वो गंगा के किनारे बहती लाशें, जिस पर लिपापोती करने की कोशिश की योगी जी और मोदी जी। भास्कर अखबार के संवाददाताओं की टीम ने यूपी में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया, 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा शव, और यह भास्कर की खबर है। इस भास्कर की खबर पर बहुत बवाल मचा था, विदेशी अखबारों में भी यह खबर छपी। सरकार बौखलाई और सरकार समर्थक मीडिया इस पर लिपापोती करने लगा। परंपरागत तौर पर वहां लाशें गंगा के किनारे दफना दी जाती हैं या उन पर चादर चढ़ाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है, न जाने क्या क्या थ्योरी गढ़ी गई। लेकिन हुआ क्या था? 30 रिपोर्टर्स दैनिक भास्कर के मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, गाजीपुर और बलिया में गंगा किनारे घाट और शवों का जायजा लेने पहुंचे थे और 1100 किलोमीटर सफर तय किया। तो पता चला कि कन्नौज में 350 लाशें दफन है, उन्नाव में रेत में 2 जगह 900 से ज्यादा लाशें, गाजीपुर में शवों का मिलना जारी, 280 लाशें मिल चुकी। और यह खबर भास्कर की उस वक्त की हिला देने वाली खबर थी। पढ़ने वाला आदमी दहल गया था। तस्वीरें लगातार कुछ सोशल मीडिया के जरिए, ज्यादा मुख्यधारा के मीडिया में बहुत कम आ रही। तो ये कहां हो रहा था योगी जी और मोदी जी? और तब जब दिल्ली में के आसपास, मैं एनसीआर में रहता हूं, दिल्ली और यूपी में मैंने कम से कम 20 बार
योगी आदित्यनाथ की सरकार को टैग किया था, जब रोते तड़पते बिलखते किलसते लोग ट्विटर पर गुहार लगा रहे थे कि न तो ऑक्सीजन मिल रहा है, न अस्पतालों में बेड मिल रहा है, न डॉक्टर मिल रहा है, न दवा मिल रही है, न सुई मिल रही है। और तब तबाही का यह आलम था कि मौतें हो रही थी अस्पतालों के बाहर। वो तस्वीरें, वो कहानियां क्या भूल सकते हैं योगी जी और मोदी जी? वो तस्वीरें आगरा की, जिसमें एक महिला, रेणु सिंघल नाम की महिला, स्क्रीन पर उनकी भी तस्वीर लगा रहा हूं। 43 साल की रेणु सिंघल अपने कोविड संक्रमित पति को लेकर एसएन कॉलेज पहुंची आगरा, और अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था, बेड नहीं था। उन्हें कहा कहीं और जाओ। भागती दौड़ती परेशान महिला अपने पति को ऑटो में छोड़कर अस्पताल के चक्कर लगाकर जब हताश होकर ऑटो में पहुंची तो पता चला पति का जिस्म बेजान होता जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उस महिला ने अपने पति के मुंह में मुंह डालकर सांस देने की, कृत्रिम सांस देने की कोशिश की, लेकिन अपनी पति को नहीं बचा पाई। वो तस्वीर मैं जब भी देखता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हो गई हैं दिमाग में, जहन में, तो आदमी विचलित हो जाए। लेकिन ये सरकार, योगी और मोदी जी, विचलित होने की बजाय, दुखी होने की बजाय, कोरोना के दूसरे दौर में, दूसरी लहर के दौरान 1 महीने तक सब मौन साधे थे। पूरे पूरे पन्ने के की तस्वीरें छप रही थी और खबरें छप रही थी ऑक्सीजन की किल्लत की। किसकी जिम्मेदारी थी ऑक्सीजन मुहैया कराना और इंतजाम करना? और अगर नाकामी केजरीवाल सरकार की है तो है, महाराष्ट्र सरकार की है तो है, हर सरकार की खामियां उजागर हुई, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपने सबसे अच्छा किया, बाकी सारी सरकारों ने बेकार किया या कोरोना के दौरान में सबको उसके हाल पर छोड़ दिया। ऐसी तस्वीरें। उसके बाद काशी की एक तस्वीर मुझे याद है कि एक मां अपने बेटे को ऑटो पर लेकर कैसे भटक रही थी और उसके बेटे की मौत हो गई थी। कितनी तस्वीरें, कितनी कहानियां, कितनी खबरें कहें प्रधानमंत्री मोदी जी, जो उस दौर में हमने देखा है। और वो तस्वीरें, वो विचलित करने वाली आवाजें जो हमारे फोन पर आधी रात को, सुबह शाम दोपहर रोते बिलखते लोग कानपुर से, औरैया से, गोरखपुर से, यूपी के अलग अलग इलाकों से, मैं सिर्फ अभी यूपी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डंके की चोट पर योगी ने कहा है सुनो केजरीवाल, बाकी सब जगह तबाही है, और यहां मोदी ने कहा है, तो इसलिए आवाजें आज भी मेरे कान में, अगर मैं याद करूं तो गूंजती है, रोती बिलखती आवाजें कि आप पत्रकार हैं, मुझे कहीं से आपका नंबर मिला है, ट्विटर पर कहीं से नंबर मिला है, मेरी बेटी या मेरी मां या मेरा भाई अस्पताल में एडमिट नहीं होगा, अगर 24 घंटे में मर जाएगा। हर जगह से ऐसे फोन आ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, राजस्थान से भी, पंजाब से भी, यूपी से सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी यूपी की है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, इसलिए मैंने कहा नेहरू को तो आप टारगेट करते हैं, करते रहिए, क्योंकि नेहरू को टारगेट करने में ही आपकी सियासत खिलती है। और आज उसके लिए टेलीग्राफ ने एक हेडलाइन छापा है, नेहरू इज बिग, डील विथ इट मिस्टर हाफ ट्रुथ, डील विथ इट मिस्टर हाफ ट्रुथ। बगल में सिर्फ मोदी जी नहीं लिखा हुआ है। 23 बार नेहरू का नाम लिया और कहा भी कि आज नेहरू नेहरू करूंगा। आप मजे लीजिए। जिस प्रधानमंत्री नेहरू ने आजादी की लड़ाई में देश आजाद होने के पहले 10 साल सलाखों के पीछे काटी, उनका एक योगदान है जो इतिहास में दर्ज है। आप उस इतिहास को मिटाना चाहते हैं। जिस नेहरू ने देश पर 17 साल राज किया, उस दौर में, जिस दौर में देश को तमाम तरह की त्रासदियों से गुजरना था, बंटवारा हुआ था, संसाधन नहीं थे, खजाने में पैसे नहीं थे, फौज कमजोर थी, हथियार नहीं थे, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, आईआईटी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक उसी नेहरू ने खोला, सिंदरी कारखाना से लेकर एम्स तक उसी नेहरू के जमाने का है। क्या क्या गिना दे नेहरू के। आज उन्हीं की बनाई हुई इमारतें, जमीनें आप बेचकर, निजीकरण करके हजारों करोड़ उगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये जो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन रहा है ना, ये वो इमारत है जो आप चाहते हैं कि हर चीज पुरानी मिटा दें, चाहे अमर जवान ज्योति क्यों ना हो, कहीं से कहीं मर्ज कर दें, सब चीज आपके दौर का हो और एक पूरे दौर को मिटा दें जो नेहरू का दौर था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कभी ठंडे दिमाग से अपने गिरेबान में झांकते हुए उन तस्वीरों को याद करिएगा, जो तस्वीरें आपके कार्यकाल की नाकामियों की मुनादी करती है,
जो तस्वीरें, जो बिलखती माएं, बिलखते बच्चे, बिलखती पत्नियां, बाप, बुजुर्ग, कोई भी जो बिलख रहा था, जिनके चेहरों पर हताशा थी, निराशा थी, पैदल चलने से जख्मी जिस्म थे, वो बेटी जो साइकिल पर अपने बुजुर्ग बाप को लेकर चली गई बिहार, दरभंगा, कहां से कहां 1200 किलोमीटर का सफर तय करके, वो सब क्यों हुआ? क्या सिर्फ केजरीवाल की सरकार या कांग्रेस की सरकार की वजह से हुआ? और यूपी में तो, और मध्य प्रदेश में, और जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां। मुझे सिर्फ ये कहना है, इसलिए मैंने शुरू एक शेर से किया था, और ऑक्सीजन की कमी का सबसे बड़ा झूठ मैं चाहता हूं कि दर्ज रहे ये वीडियो, इसीलिए मैंने किया कि वीडियो दर्ज हो जाए। ऑक्सीजन के लिए भटकती रही विधायक की पत्नी, गार्ड ने भगाया, एक खबर है। ऑक्सीजन के लिए विधायक की पत्नी कैसे भटकती रही, और विधायक की पत्नी जब इतनी लाचार है थी ऑक्सीजन कोरोना के दूसरे काल में, तो आप समझ सकते हैं उसी दौर की कुछ कतरनें और मेरे पास हैं। ऑक्सीजन की कमी से किसी के पति की मौत हुई तो कईयों ने खो दिए पिता, और ये यूपी के अलग अलग इलाकों में जो ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई, चाहे मेरठ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे फैजाबाद हो, चाहे गोरखपुर हो, कितने शहर के नाम लें, बड़े बड़े अस्पतालों में मौतें हुई, अस्पतालों के बाहर मौतें हुई। आगरा में हुई, आगरा में तो कहा गया कि पता नहीं क्या वो टेस्ट कर रहे थे और ऑक्सीजन बंद होने की वजह से कई लोगों की मौतें हो गई। ऑक्सीजन की कमी से कराह उठी थी काशी। काशी कहां है? बनारस है। बनारस कहां है? यूपी में है। यूपी में किसकी सरकार है? योगी की। ऑक्सीजन संकट से के पीड़ित बोले, शासन और प्रशासन बोल रहा है झूठ। ये तब खबर छपी जब केंद्र का दावा झूठा, अकेले कानपुर में सैकड़ों मौतें ऑक्सीजन की कमी से। यह खबर अमर उजाला ने सारी खबरों का कोलाज है, तब छापी जब कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। ये सारे आंकड़े यूपी के। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में तो आपकी सरकार है प्रधानमंत्री जी, 1 दशक से ज्यादा आप मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात में। मजदूरों का पलायन, मजदूरों पर लाठीचार्ज, जो घर से बेचैन होकर दाना पानी अनाज न मिलने की वजह से घर जाना चाहते थे, उन पर लाठियां चली, उन्हें भी ट्रेन से रवाना किया गया। वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कितनी जानकारी दें आपको, कितनी, मुझे पता है कि इस सिस्टम में आपको सारी जानकारियां होगी। इसी में मैं एक और चीज आपको बता दूं उससे पहले, विदेशी अखबारों में छपने की बेचैनी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, जब लाशें गंगा के किनारे तैर रही थी, विदेशी अखबार में कैसे खबरें छप रही थी। ये किसी अखबार की है। गंगा घाटों पर दफन शवों के ऊपर से हटा दी गई लाल पीली चुनरी, सफाई शुरू। ये इसलिए ताकि दिखे नहीं और वो खबर वैसे बने नहीं जैसे वो खबरें अखबारों में उस दौर में, कुछ अखबारों में और विदेशी अखबारों के दबाव में, सोशल मीडिया के दबाव में वो खबरें छपने और चलने लगी। तो जब विधायक की पत्नी की मुश्किल हो जाए कि विधायक की पत्नी भी गुहार लगाने लगे, इससे बुरा क्या होगा? और उसके बाद प्रधानमंत्री का यह कहना कि जो कुछ हुआ केजरीवाल और यूपी सरकार, माफ करें, केजरीवाल और कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुआ। तो मैं इस वीडियो को, आप मेरा आक्रोश समझ लें, ये सारी खबरें उस दौर की है। गंगा किनारे 1 किलोमीटर दायरे में इतनी लाशें की गिनती करना मुश्किल। यह खबर है प्रयागराज से अम्बरीश शुक्ला ने लिखी, जो दैनिक भास्कर ने छापी। तस्वीर तो मैं आपको दिखाई रहा हूं स्क्रीन पर, टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी। अब इतना कुछ होने के बाद अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि यूपी सरकार और बाकी सरकारों की कोई कमी नहीं थी, अब जैसे एक खबर है दैनिक हिंदुस्तान में कि कैसे भाजपा विधायक की पत्नी को कोविड वार्ड में बेड के लिए दर दर भटकना पड़ा, गार्ड ने उन्हें वापस कर दिया। घंटों संघर्ष के बाद पत्नी भर्ती हो गई और 24 घंटे से उस विधायक को उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही। विधायक भी संक्रमित हैं और ये फिरोजाबाद के जसराना से विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी और उनकी पत्नी संध्या लोधी से जुड़ी खबर है। गिरगिराते रहे परिजन, इलाज न मिलने से मौत। ऑक्सीजन लेवल कम होता रहा लेकिन इलाज नहीं मिला। ऐसे कितनी कहानी बताऊं। फिलहाल गुस्से और आक्रोश के साथ प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को जब सुने तो गौर से सुने कि उसमें सच कितना है, झूठ कितना है, क्योंकि यही वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चाहे नोटबंदी के मुद्दे पर, चाहे
देश में और जो बड़े बड़े फैसले किए, सरकार की योजनाएं लागू की, उसके मुद्दे पर आंकड़े देते वक्त झूठ दर झूठ बोलते हैं, लेकिन उनके जो पक्के वाले समर्थक हैं उन्हें उस झूठ में भी सच नजर आता है। तो कसूर सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। मकसद था छोटा वीडियो बनाना, लेकिन आक्रोश में थोड़ा बहुत कुछ लगता है कि कहा जाना चाहिए। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और विचलित भी होता हूं जब पुरानी खबरें सब देखने लगता हूं, फिर वो तस्वीरें, फिर लॉकडाउन के दौरान ऐसे भटकना, मेरा भी मजदूरों से मिलना, उनकी चिंताएं, उनकी तकलीफ, उनका दर्द जो मैंने खुद देखा भोगा। उसी दौरान मैंने YouTube शुरू भी किया, इसलिए वो सारी चीज़ें मुझे याद है। और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री का ये कह देना कि दूसरी सरकारों ने सब बेकार किया और उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो मुझे वो सारे चेहरे याद आ जाते हैं और उस दौर की वो त्रासदी आ जाती है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।